जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 11 के 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। तीनों कंसेप्ट्स इजी हैं और इसके बाद हम जो हमारा टेस्ट 10 है इसकी डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। पहले लेक्चर चैप्टर 11 3 कंसेप्ट्स। आज हम कंसेप्ट्स कौन कौन से कवर करने जा रहे हैं लेक्चर में। सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स। हमने इससे पहले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि जो भी काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट। तो क्वेश्चनियर अगर हम सेलेक्ट करते हैं उसमें कितनी टाइप्स का क्वेश्चनियर प्रिपेयर हो सकता है, आज हमने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। फिर इसके बाद चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर्स इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। पिछले साल का क्वेश्चनियर है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस साल में, ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे। और अगर ऑडिटर को वीकनेसेस नज़र आती हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने यही स्टडी किया है कि डेफिशिएंसी या वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल कब सिस्टम में अराइज होंगी, कब कोई सिस्टम स्ट्रांग होगा, कब सिस्टम वीक होगा। इवेल्युएट करना सीखा हमने इस चैप्टर में। उसके बाद जब वीकनेसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उन वीकनेसेस का क्या करना है, उसका हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा और क्या हमें किसी को कम्युनिकेट करनी है तो किस तरीके से करनी है, ये कंसेप्ट स्टडी करेंगे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 में। 3 कंसेप्ट्स हैं लेकिन तीनों सिंपल इजी कंसेप्ट्स हैं। पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। 3 सिस्टम थे, 3 मेथड से डॉक्यूमेंटेशन के। किसी भी काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन के 3 मेथड है। कौन कौन सा? नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। ये तीनों मेथड हम पढ़ चुके हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी जी। नहीं, फ्लो चार्ट तो हम खुद प्रिपेयर करते हैं ना। फ्लो चार्ट हम खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए इसमें क्लाइंट में ओवरस्टेट इट्स कंट्रोल वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। वो तो क्वेश्चनियर में आ सकता है ना। क्वेश्चनियर में ये इशू होता है कि क्लाइंट में ओवरस्टेट इट्स कंट्रोल्स। क्वेश्चनियर में क्लाइंट कैसे कंट्रोल्स को ओवरस्टेट कर सकता है? वो यस पे टिक लगाता रहेगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर में यस पे टिक लगाता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चनियर एक बड़ा इशू है। इसीलिए हमें क्वेश्चनियर की 2 टाइप्स दी गई। अगर तो हमें लगे कि क्लाइंट जो है वो कॉम्पिटेंट है, अच्छा क्लाइंट है, वो कंट्रोल्स के बारे में सच बोलेगा, तो आप एक तरह का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे नहीं क्लाइंट कंट्रोल्स को ओवरस्टेट कर सकता है, वो तो हर क्वेश्चन के आंसर में यस कहेगा, तो फिर दूसरी तरह का क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चनियर की 2 टाइप्स हैं जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा क्वेश्चनियर का। तो क्वेश्चनियर की 2 टाइप्स हैं। एक है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर ICQ और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चनियर ICEQ। क्वेश्चनियर की कितनी टाइप्स हैं? 2। एक ICQ यानी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और दूसरा ICEQ यानी इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चनियर। अब दोनों में फर्क क्या है? पहले तो दोनों में सिमिलरिटीज ध्यान में रखिए। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? कि दोनों में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। दोनों में हमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसने दिए होंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है? जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर है इसमें क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ऐसे की जाती है कि कंट्रोल बता के क्लाइंट से पूछा जाता है बताओ ये कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, कहता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में क्वेश्चन की नेचर क्या होती है, कैसे डिस्क्राइब की लिखा जाता है कैसे क्वेश्चन को, कि वेदर आर नॉट स्पेसिफिक कंट्रोल एग्जिस्ट, यानी कंट्रोल हमारे क्वेश्चन में शामिल होगा और हम क्लाइंट से पूछेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नॉर्मली अगर इसका जवाब यस है तो इसका मतलब क्या होगा? कंट्रोल गुड है। और अगर क्लाइंट इसका आंसर नो देता है तो इसका मतलब क्या होगा? कंट्रोल वीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमने क्लाइंट से ये पूछा क्या क्रेडिट लिमिट्स चेक की जाती हैं बिफोर अप्रूवल ऑफ सेल्स ऑर्डर? यस, तो इसका मतलब गुड कंट्रोल। नो कहे वीक कंट्रोल।
हम अगर उससे पूछते हैं क्या परचेज इनवाइस गुड रिसीट नोट से कंपेयर की जाते हैं, क्या परचेज इनवाइसेस को गुड रिसीट नोट से कंपेयर करना चाहिए रिकॉर्डिंग से पहले? क्यों करना चाहिए पहले तो ये बताइए, ताकि इंश्योर हो जाए कि जो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वो वाकई उसके अगेंस्ट में हमने चीजें रिसीव कर ली हैं, उसके अगेंस्ट में हमने चीजें रिसीव कर ली हैं, इसीलिए हम उसको कंपेयर करते हैं। अब अगर क्लाइंट से हम ये पूछ रहे हैं कि सर क्या आप परचेज इनवॉइस को गुड रिसीट नोट से कंपेयर करते हैं रिकॉर्डिंग से पहले? क्लाइंट कहता है यस, इसका मतलब क्या हुआ? गुड कंट्रोल। अगर क्लाइंट कहता है नो, वीक कंट्रोल। अगर मैं क्लाइंट से कहूं क्या आप परचेज ऑर्डर अप्रूव करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस चेक करते हैं? परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर अप्रूव करने से पहले, सेल्स ऑर्डर अप्रूव करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस चेक करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूं जब परचेज करते हैं आप क्या कोटेशंस कॉल करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन। यानी कंट्रोल का जिक्र हमारे स्टेटमेंट में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, ये इंटरनल कंट्रोल। इसमें रिस्क होता है क्लाइंट में ओवरस्टेट, इसीलिए इस चीज को सामने रखते हुए हमने एक दूसरी तरह का क्वेश्चन भी तैयार किया। वो कौन सा? इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चन यार। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लाइंट के साथ थोड़ी चालाकी खेलते हैं। क्लाइंट को कंट्रोल हम नहीं बताते हैं, हम उससे ऑब्जेक्टिव बताते हैं और पूछते हैं बताइए कैसे इंश्योर करते हैं आपके ये ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। आप कैसे, क्लाइंट से सीधे नहीं पूछूंगा बताइए कोटेशन या बिड्स कॉल करते हैं कि नहीं, क्लाइंट से पूछूंगा बताइए कैसे इंश्योर करते हैं कि आप जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो कंपेटिटिव रेट पे, वो लोएस्ट रेट पे परचेज कर रहे हैं, कैसे इंश्योर करते हैं? क्लाइंट अब अपने जवाब में कंट्रोल बताएगा, सर हम तो कोटेशंस कॉल करते हैं। मैं पूछूंगा अच्छा कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका जो सामान आप खरीद रहे हैं वो टेक्निकली करेक्ट स्पेसिफिकेशन का है, वो अच्छी क्वालिटी का है, वो डैमेज नहीं, बैड क्वालिटी का मटेरियल नहीं। कहेगा सर हम फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं उसको जब वो हमारे पास आता है। क्वेश्चन में मेरे कंट्रोल का जिक्र नहीं है, ऑब्जेक्टिव का जिक्र है, नेचर समझिए। क्लाइंट जवाब में कंट्रोल बता रहा है। अब इसके जवाब में क्लाइंट यस नहीं कर सकता। इमेजिन कीजिए मैं क्लाइंट से पूछूं कैसे इंश्योर करते हैं आप कि आप जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो मिनिमम रेट पे है, वो कहे यस, कोई सेंटेंस बनेगा? कोई कंट्रोल नहीं। क्लाइंट इसके जवाब में कंट्रोल हमें बताएगा, ठीक है। अब क्या क्लाइंट कंट्रोल को ओवरस्टेट कर सकता है? नहीं, अब तो जो सिस्टम इन प्लेस है क्लाइंट वो बताएगा। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन ये पूछते हैं हाउ डू यू इंश्योर, देखिए पहले अगर आप देखेंगे दोनों फोकस एक ही चीज को कर रहे हैं लेकिन दोनों की नेचर फर्क है क्वेश्चंस के। यहां पे पूछा आर क्रेडिट लिमिट चेक बिफोर अप्रूवल, यहां पे क्या पूछ रहा है हाउ डू इंश्योर दैट गुड्स आर डिस्पैच्ड ओनली टू कस्टमर हुज बैलेंस इज विद इन क्रेडिट लिमिट। कैसे इंश्योर करते हैं, या मैं क्वेश्चन ऐसे बना लूं कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को क्रेडिट सेल नहीं करने? क्या क्लाइंट इसका जवाब में यस कह सकता है, नो कह सकता है? नहीं, मैंने उससे क्वेश्चन की नेचर ऐसी पूछी कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को सेल नहीं होगी क्रेडिट सेल। कहेगा सर हम हर कस्टमर को पहले क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं और फिर ऑर्डर अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं। क्लाइंट बता रहा है कंट्रोल, मेरे क्वेश्चन में कंट्रोल नहीं था, मेरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव था। हाउ डू इंश्योर दैट पेएबल इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स एक्चुअली रिसीव, कैसे इंश्योर करते हैं कि पेएबल उसी वक्त रिकॉर्ड हो जब एक्चुअली गुड रिसीव हो गई हो, फेक भी पेएबल रिकॉर्ड ना हो। अब क्लाइंट बताएगा सर हम रिकॉर्डिंग से पहले इंश्योर करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि चीजें रिसीव हो गई कि नहीं हो गई, सर्विसेज थी वो हमने रिसीव कर ली कि नहीं कर ली। तो कंट्रोल इसमें देखे कंपेयर कीजिए, यहां कंट्रोल हम बता रहे हैं, क्लाइंट यस नो कर रहा है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कंट्रोल्स क्लाइंट बताएगा। अब बताइए ओवर स्टेटमेंट वाला मसला कैसे हल होगा, आईसीक्यू से या आईसीईक्यू से? आईसीईक्यू से। लेकिन ये हमारी अपनी जजमेंट है। जिस तरह कंफर्मेशन की भी दो टाइप्स थी, आपको याद होगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन थी, नेगेटिव कंफर्मेशन थी। पॉजिटिव कंफर्मेशन में फर्दर दो टाइप्स थे, हमारे पास दो मेथड थे। मेथड 1 जिसमें हम अमाउंट लिख देते हैं, मेथड 2 जिसमें हम अमाउंट मेंशन नहीं करते थे, ब्लैंक कंफर्मेशन। तो हमारी ऑप्शन है दोनों में से जो मर्जी भेज दें, चाहे अमाउंट मेंशन करे चाहे ना करे। उसी तरह क्वेश्चन एयर अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी मर्जी है आईसीक्यू सेंड करें या आईसीईक्यू, वो सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर रिस्क को क्लाइंट कंट्रोल्स को ओवरस्टेट कर सकता है आईसीईक्यू यूज करते हैं। अगर पता चले कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट जो है वो ठीक है, रीजनेबल है,
ठीक है, वो आंसर जो देगा वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बेस पर देगा, तो ICQ को यूज करेंगे। फर्क समझ आ गई दोनों में, कोई मुश्किल तो नहीं है। कहता है एडवांटेजेस क्या है ICEQ के, एडवांटेज क्या है, शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टर डॉक्यूमेंट। यहां पे चूंकि कंट्रोल्स क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं तो ऑडिटर का काम यहां पे ज्यादा होता है, लेंथी। क्लाइंट का रिस्पांस प्रिसाइज होता है, ऑडिटर का क्वेश्चन लेंथी होगा, क्लाइंट का आंसर प्रिसाइज। यहां पे निस्बतन ऑडिटर का जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट होगा, लेकिन क्लाइंट का रिप्लाई डिटेल में होगा यहां पे। इसलिए देखिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेज को जिक्र करते हुए कह रहा है एडवांटेजेस या ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होती है। ICEQ में डॉक्यूमेंट शॉर्टर होती है ICQ की निस्बत, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, यहां पे तो एक एक कंट्रोल क्लाइंट से पूछना है, यहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछना है। खुद बताइए, आपने लिस्ट याद किया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने थे, कंट्रोल एक्टिविटीज भी थी। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लेंथी थे या कंट्रोल एक्टिविटीज? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव तो वो एक स्टेटमेंट होती थी, एक दो स्टेटमेंट होती थी, उसके आगे कंट्रोल एक्टिविटीज वो 6-7 कंट्रोल करते थे। तो एडवांटेजेस क्या ICEQ के, शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज का मतलब क्या, डिटेल्ड, क्लाइंट का आंसर ज्यादा डिटेल्ड होगा। इजियर टू अप्लाई, ICQ की निस्बत आसान है ऑडिटर के लिए अप्लाई करना। और डिसएडवांटेज क्या है, चूंकि क्लाइंट का जो रिप्लाई है वो प्रिसाइज नहीं है, सिर्फ यस नो नहीं। खुद बताइए, यस नो की फॉर्म में एवेल्युएट करना वीकनेसेस या स्ट्रेंथ को आसान है या कि ICEQ में? किस में आसान? ICQ में एवेल्युएट करना आसान है, नो वाले सारे वीकनेसेस हैं, यस वाले सारे स्ट्रॉन्ग है। ICEQ में मुश्किल है क्योंकि उसने आपको पूरे कंट्रोल्स बताए हुए हैं, आपने उसमें से वीकनेसेस को ढूंढने हैं, एवेल्युएट करना, ठीक है। और सम टाइम वो बाज़ औक़ात जो वीकनेसेस होती हैं वो क्लियरली स्टेटमेंट में नहीं बताता। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जब स्टेटमेंट कोई सिस्टम आपके साथ डिस्कस कर रहा होगा, क्या क्लियरली बता दिया करेगा आपको कि क्या उसमें वीकनेसेस है? क्लियरली नहीं। जी क्लियर हो गया ये आपको? क्वेश्चन यार की काउंटिंग सिस्टम को या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके, उसमें से जो क्वेश्चन यार उसके आगे फर्दर 2 ICQ ICEQ, दोनों में डिफरेंस क्लियर? ICEQ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या है, शॉर्टर और इजी टू प्रिपेयर है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस प्रिसाइज है, क्लाइंट की स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा लेंथी होती है और ऑडिटर को अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस की मदद से वैल्यूएट करना पड़ता है कि इस सिस्टम में जो क्लाइंट डिस्क्राइब कर रहा है क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस। क्लियर ये पहला कंसेप्ट? चलिए ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यार। अब स्टडी करने जा रहे हैं हम चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर्स ICQ। फर्स्ट कीजिए रिकरिंग ऑडिट है, पिछले साल भी हमने ऑडिट किया था, क्या पिछले साल काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट किया होगा? फर्स्ट कीजिए क्वेश्चन से किया। जरा बताइए इस साल हम पिछले साल वाला ICQ जो प्रिपेयर किया, फिल किया, वो यूज कर सकते हैं कि नहीं? ये एक कंसेप्ट है जो ऑडिट में डिफरेंट प्लेसेस पे 3-4 जगहों पे कंसेप्ट यूज होता है। कंसेप्ट क्या है, एक पहले जनरल कंसेप्ट बता दूं फिर इस कंसेप्ट की तरफ आता हूं। जनरल कंसेप्ट क्या है, क्या पिछले साल जो ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया इस साल के ऑडिट में उसे यूज किया जा सकता है कि नहीं? मेन कंसेप्ट ये, पिछले साल का ऑडिट एविडेंस इस साल के ऑडिट में यूज किया जा सकता है कि नहीं। इसका जवाब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देते हैं, वो कहते हैं किया जा सकता है अगर रेलिवेंट हो तो, अगर रेलिवेंट हो तो, वरना नहीं। इसका मतलब है हमने ये देखना, भाई सर्कमस्टेंसेस चेंज भी तो हो सकती है ना। अगर तो सर्कमस्टेंसेस वही हैं जो पिछले साल वाली थी वही इस साल है, फिर पिछले साल वाला एविडेंस। पिछले साल क्लाइंट ने टैक्स से एग्जेम्पशन ली हुई थी, इस साल भी टैक्स से एग्जेम्पशन है, पिछले साल वाला सर्टिफिकेट चलो चल गया इस साल, लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और अब क्लाइंट ने टैक्स पे करना है, अब पिछले साल वाला जो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो इस साल नहीं चलेगा। तो पिछले साल का एविडेंस इस साल भी यूज हो सकता है। पिछले साल बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए,
वो लोन एग्रीमेंट इस साल भी यूज हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर उनको चेंज नहीं किया गया, लोन को रीपे नहीं किया गया, जो एग्रीमेंट था उसी के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स हो रही हैं, तो फिर यूज हो सकता है। तो ये एक कंसेप्ट जेहन में रखिएगा, पिछले साल का एविडेंस इस साल यूज हो सकता है, लेकिन हमने देखना क्या होता है, रेलिवेंट है कि नहीं। सिमिलरली पिछले साल इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन यार फिल करवाया क्लाइंट से, कुछ यस थे कुछ नो थे। इस साल क्या हमें दोबारा नए सिरे से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन बनाना चाहिए या पिछले साल वाला क्वेश्चन यूज कर सकते हैं? कहता है यूज कर सकते हैं, लेकिन देखना है चेंज तो नहीं हुआ। अब वो स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है क्या करें। कहता है बजाय इसके कि इस साल नया आईसीक्यू प्रिपेयर करें, बेहतर है पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन यूज कर ले। लेकिन कैसे यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप सुनिए, देखिए क्या लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है सारी। सबसे पहला कह रहा है पिछले साल की फाइल में जाके देखो और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन निकाल लो, उसकी कॉपी करवा लो। पिछले साल की फाइल खोलिए, उसमें इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन जिस जगह लिखा हुआ है लगा हुआ है उसे निकालिए। फिर क्लाइंट से इंक्वायर कीजिए, सर ये पिछले साल का आपका सिस्टम था, बताइए इसमें कोई चेंज हुआ है? हो सकता है कुछ, हो सकता है जहां पे नो था हमने रिकमेंडेशन दी, सर ये नो जो है इसको ठीक करें, क्लाइंट ने ठीक कर दिया हो सकता है एज इट इज हो। क्लाइंट कुछ जगहों पे बताएगा कि चेंज हो गया, कुछ जगहों पे बताएगा वही है। जिन जगहों पे क्लाइंट कहता है कि सिस्टम चेंज हो गया है, क्या करें? क्लाइंट से कहें सर आपने सिस्टम चेंज किया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर की होगी ना। क्लाइंट के पास जितना भी सिस्टम है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के नाम से। क्लाइंट का जो सिस्टम है प्रैक्टिकली वो किस नाम से बनता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के नाम से। कहेंगे अच्छा पिछले साल सिस्टम कुछ और था, इस साल सिस्टम कुछ और है, जरा हमें अपना सिस्टम बता दीजिए, डॉक्यूमेंट कोई ऑथोराइजेशन हुई होगी कि इस सिस्टम को चेंज करके अब आइंदा से ये सिस्टम होगा, वो दे दीजिए। क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया, फिर क्या करें? काफी है, क्लाइंट से पूछ लिया, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट भी ले ली, काफी है कि खुद भी जाके एक नजर देखना चाहिए, खुद भी जाके एक नजर देखना चाहिए कि क्या सिस्टम इन प्लेस कौन सा है, हमने जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की है क्या उसके मुताबिक ही सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। खुद भी हमने जाके एक नजर देखना है उस सिस्टम को कि सेल्स का सिस्टम है, परचेज का सिस्टम है, वो कैसे चल रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक। जब ऑडिटर खुद एक नजर ट्रांजैक्शंस के साथ साथ चल के देखता है सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसे कहते हैं वॉक थ्रू टेस्ट। वो कहता है खुद भी चेक कर लो और फिर इसकी बेस पे जो भी अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन होगी, इसकी बेस पे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी को अपडेट करें और अपना रिस्क रिवाइज कर लें। पिछले साल की निस्बत अगर इस साल सिस्टम चेंज इंप्रूव हुआ है, इस साल हमारा रिस्क कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बताइए क्या पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन इस साल यूज कर सकते हैं? क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप पिछले साल की फाइल से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन ऑब्टेन करना है। दूसरा स्टेप क्लाइंट से इंक्वायर करना है। तीसरा इंस्पेक्शन करनी है क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स की। चौथा ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है? वॉक थ्रू टेस्ट के जरिए से। ये तीनों, ये इंक्वायरी है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये इंस्पेक्शन है। इनसे कंफर्म होके इंक्वायरी की, फिर सिर्फ जबानी कलामी नहीं इतबार किया, हमने क्लाइंट से कहा भाई रिटर्न फॉर्म में भी दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट किया, क्लाइंट का सिस्टम चेंज हुआ। और फिर सिर्फ ये नहीं कि क्लाइंट की इंक्वायरी और उसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर लिया, खुद भी ऑब्जर्व किया। जब ऑडिटर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग खुद ऑब्जर्व करके कंफर्म करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या? सेलेक्टिंग ए ट्रांजैक्शन एंड ट्रेसिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ सिस्टम। उसे ट्रेस करना वेरियस स्टेजेस ऑफ सिस्टम से कि वो ट्रांजैक्शन कैसे गुजर रही है, ये वॉक थ्रू टेस्ट कहलाता है। स्टेप्स क्लियर हुए कि नहीं? कोई इशू? जी, वॉक थ्रू टेस्ट हमने इस साल के कंट्रोल्स के लिए, इस साल का सिस्टम समझने के लिए लगाना। अब फर्ज कीजिए पिछले साल हमारे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में था कि इन्वेंट्री बैलेंस जो है वो चेक नहीं किया जाता, क्रेडिट लिमिट सेट हो रही है, वो चेक इन्वेंट्री बैलेंस नहीं चेक किया जाता। हमने रिकमेंडेशन दी थी कि इन्वेंट्री बैलेंस भी चेक किया करें। इस साल जब हम पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें क्या लिखा होगा? इन्वेंट्री बैलेंस नॉट चेक। क्लाइंट के पास जाएंगे, सर सिस्टम चेंज हुआ, उसने कहा जी सर आपने रिकमेंड किया था, अब हम इन्वेंट्री बैलेंस भी चेक करते हैं।
हम कहेंगे अच्छा दिखाओ वो कागज जिसके ऊपर आपने सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट वालों से कहा हो कि आइंदा इन्वेंट्री बैलेंस भी चेक करना, वो हमें कोई ना कोई कागज दिखा लेगा जिस पे सिस्टम में उन्होंने कहा होगा कि सिस्टम में आइंदा से ये चीज भी चेक करना है। क्या सिर्फ मान लें, हम खुद जाके भी चेक कर रहे हैं। अच्छा खुद जाके हम थ्रू आउट पूरा सिस्टम चेक करेंगे एक दफा, क्योंकि बाकी का ये तो कंट्रोल्स की एक एग्जांपल दी ना, बाकी के डिपार्टमेंट्स में भी तो कंट्रोल्स होंगे जो चेंज हो सकता हुए हो। तो हम इस साल के कंट्रोल्स को देख रहे हैं, ठीक है, कि उन कंट्रोल्स में जो इस साल इन प्लेस है और जो पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में उनमें चेंज तो नहीं है। अगर कोई फर्क है तो फिर उसे अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है ना इस साल का सिस्टम पिछले साल के सिस्टम की निस्बत चेंज हो जाए। इसमें जो अहम कंसेप्ट है वो है वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट ऑब्जर्वेशन की एक स्पेशल किस्म कह लें प्रोसीजर, जिसमें ऑडिटर पूरे सिस्टम को स्टार्ट से लेके एंड तक ऑब्जर्व करता है। इंटरफेयर कुछ नहीं करेगा, ऑब्जर्व करेगा सिस्टम कैसा चल रहा है ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म हो जाए। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता चलो। हमारा एक क्लाइंट था, हॉस्पिटल से बेसिकली हमने हॉस्पिटल विजिट करने थे डिफरेंट पंजाब के, तो डिफरेंट टीम से बनाई गई। अब किसी टीम को कुछ हॉस्पिटल एलोकेट किए, किसी दूसरी टीम को दूसरे हॉस्पिटल एलोकेट किए गए। हॉस्पिटल का कुछ डाटा इकट्ठा करना था कि किस हॉस्पिटल में नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल कितने हैं, पेशेंट्स की तादाद कितनी होती है, पर्ची फीस कितनी, इस तरह की चीज़ें जो थी वो उनका डाटा इकट्ठा करना था। हम क्या करते थे, जिस हॉस्पिटल में भी जाके डाटा इकट्ठा करना होता था, उसका सिस्टम समझना होता था, वहाँ पे जाके अपना फेवरेट हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा होता था, उसके पास जाते थे, वो चाय शाय पिलाता था। उसके बाद हमारा जो भी डाटा होता, अथॉरिटी लेटर होता था हमारा, एक अथॉरिटी लेटर उसके हवाले करते थे, वो उसको देख के सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमारे सामने रख देता था। और जो भी हमने उससे सिस्टम पूछना होता था कि सर हॉस्पिटल में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, वो हमें गाइड कर देता था। हम उसे डॉक्यूमेंट करके वापस आ जाते थे। लेकिन हमारे एक सीनियर ने ये काम नहीं किया। उसने ये भी किया, अकाउंट्स ऑफिसर से जाके मिला, सारा कुछ समझा उसने, लेकिन नहीं, चाय भी पी उसने, लेकिन वापस आने की बजाय उसने कहा अच्छा ठीक है सर, क्लाइंट को कहा अच्छा ठीक है सर मैं चलता हूँ। क्लाइंट के ऑफिस से बाहर आ गए। अब थोड़ा बहुत मसला तो नॉर्मली होता ही है, उसके कोई दांत में दर्द था। उसने कहा चले ऐसा करते हैं, पेशेंट बन के देखते हैं क्लाइंट का सिस्टम क्या है। उसने किसी को नहीं बताया कि मैं ऑडिटर हूँ, मुझे कोई वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। वो पेशेंट बन के सबसे पहले वो डिपार्टमेंट में जो उनका डेंटल डिपार्टमेंट था वहाँ चला गया। वहाँ जाके उसने बाकायदा पर्ची ली, पैसे जमा करवाए, पर्ची ली। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप वेट कीजिए। वेट ने उसकी बारी आई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वो पर्ची देखी, उसके ऊपर कोई नंबर लिखा, उसको एग्जामिन किया, प्रेस्क्रिप्शन लिख दी उसकी। उसके बाद उसे कहा ये मेडिसिन आप साथ ले लीजिए, स्टोर है, फार्मेसी है। और वहाँ से मेडिसिन लेके वापस आ गया। अब फर्क क्या था, वो सीनियर सिस्टम में से गुजरा था, हम लोग सिस्टम में से नहीं गुजरे थे। हम तो चाय शाय पी के डाटा लेके वापस आ गए थे। अब मैनेजर जब हमसे पूछता, मैनेजर ने सवाल क्या किया रिव्यू के दौरान में, अच्छा ये बताइए कि जो पेशेंट्स आते हैं, ये जो विजिटिंग डॉक्टर बाज़ के बैठते हैं, उसको कैसे पता चलता है कि आज के दिन में कितने पेशेंट्स आए हैं? क्या वो विजिटिंग डॉक्टर अपने पास कोई रिकॉर्ड रखता है इस चीज़ का? हमें इस बात का जवाब नहीं पता था। हमने आपस में देखा यार किसी को पता है, किसी को नहीं पता। वो सीनियर कहता हाँ मुझे पता है। वो जो जिसने वो वॉक थ्रू टेस्ट किया हुआ था, सिस्टम से गुजरा हुआ था, उसने कहा जो पर्ची बनती है ना, वो एक डॉक्टर के पास जब उसके पास जाते हैं, उसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उसके ऊपर नंबर होता है, अपने पास नोट कर लेता है। और डॉक्टर का बाज़ कुछ कमीशन या उनका कोटा होता है कि इतने पेशेंट जो है वो उन्होंने ट्रीट करना है, या उनका जो भी कमीशन बेस्ड सिस्टम था उसका। फिर मैनेजर हमसे पूछने लगा, अच्छा ऐसा बताओ मेडिसिन फ्री मिलती है कि पैसे देने पड़ते हैं हॉस्पिटल में? अब हमें नहीं पता था। हमने कहा सर हमें तो ये भी नहीं पता फार्मेसी हॉस्पिटल की होती है कि बाहर के बंदों की होती है। लेकिन वो जो दूसरा सीनियर सिस्टम से गुजरा था उसे पता था। वो कहना सर हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर जो रिकमेंड किया होता है उसी की बेस पे फार्मेसी वाला मेडिसिन देता है और वो फ्री होती है। अब देखें, हालांकि थोड़ा सा उसने कष्ट उठाया, उस सीनियर ने कुछ थोड़ी सी एफर्ट की, लेकिन उसका जितना नॉलेज था सिस्टम के बारे में, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, पूरी टीम में और किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं ठीक है आप क्लाइंट के पास जाएं, इंक्वायर करें, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स भी देखें, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है कि अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करने के लिए जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है एक्चुअली इन प्लेस है कि नहीं, उसका बेहतरीन तरीका क्या है? वॉक थ्रू टेस्ट करें, सिस्टम में से गुजर के देखें।
ठीक है, हाँ वो दांत नहीं तो आंखें चेक करवा लें, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, वो तो सिर्फ एग्जांपल दी ना। ट्रांजैक्शन कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, जैसे सेल्स सिस्टम आपने अंडरस्टैंड करना है, परचेज सिस्टम अंडरस्टैंड करना है, कोई भी एक सिस्टम ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लें और स्टार्ट से लेके पॉइंट ऑफ इनिशिएशन से लेके एंड तक रिकॉर्डिंग इनटू फाइनेंशियल सिस्टम तक जिस डिपार्टमेंट से ट्रांजैक्शन गुजर रही है आप भी देखते जाएं उसको, उसमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म हो रहा है, कंट्रोल्स क्या परफॉर्म हो रहे हैं, ये भी देखते जाएं और एंड तक जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग से और इसकी अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा बेहतर है, जो आपको वॉक थ्रू टेस्ट से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्लियर हो गया ये? पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर कैसे यूज करना है इस साल में। नेक्स्ट, हमने सेल्स सिस्टम पढ़ा, परचेज सिस्टम पढ़ा, पेरोल सिस्टम पढ़ा, कैश एंड बैंक इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट सिस्टम पढ़ा। आईकैप जब क्वेश्चन देता है वो हमें कोई ना कोई सिस्टम बता देगा और कहेगा इसमें से स्ट्रेंथ और या वीकनेसेस बताओ। प्रैक्टिकली जब हमें कोई वीकनेस या डेफिशिएंसी नजर आती है हम क्या करते हैं? ऑर्डर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, बता सकते हैं क्या होता है? हाँ जी, मिलता जुलता कंसेप्ट, इसी स्टाइल में हमने कंसेप्ट चैप्टर 4 में भी पढ़ा है। ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जब वो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेगा। फिर बड़ा ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जब स्कोप लिमिटेशन इंपोज होगी। आज क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई होगी। इसके बाद हो सकता है एक चैप्टर में जाके हम पढ़ें ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जब फ्रॉड और रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। आज पढ़े हम वीकनेस आइडेंटिफाई होती है सिस्टम में, ऑडिटर क्या करेगा? स्टेप नंबर 1 अपना रिस्क इंक्रीज कर देगा। जाहिर है अगर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है इसका मतलब है कंट्रोल रिस्क इंक्रीज होना चाहिए। कंट्रोल रिस्क इंक्रीज होगा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से मिलकर बनता है। रिस्क इंक्रीज हो गया। अगर रिस्क बहुत ही ज्यादा, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं तो ऑडिटर कहेगा अब सिर्फ कंट्रोल रिस्क इंक्रीज करने से बात नहीं बनेगी। अब चूंकि कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, अनएक्सेप्टेबली हाई है, हम कंट्रोल्स पे रिलाय ही नहीं करेंगे। ये एक्सट्रीम एक्शन है। ये तो नॉर्मल एक्शन है ना कि कंट्रोल डेफिशिएंसी अगर सामने आई अगर रिस्क इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन अगर डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि अनएक्सेप्टेबली हाई है, ये लफ्ज नोट कर लीजिए, अनएक्सेप्टेबली हाई, तो हम क्या करते हैं फिर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय ही नहीं करते, हम सब्सटेंटिव अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करें? क्या किसी को बताना जरूरी है? बिल्कुल बताना जरूरी है। किसको बताना है? मैनेजमेंट को भी और दो शावी गवर्नेंस को भी, लेकिन दोनों की कम्युनिकेशन में फर्क है, ये फर्क नोट कीजिएगा। अगर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सामने आती है मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करनी है, दो शावी गवर्नेंस को भी। डिफरेंस क्या है? मैनेजमेंट को हर डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर देंगे, चाहे ज़बानी कलामी कर लें चाहे रिटर्न फॉर्म में, जैसे आपकी कन्वीनियंस है। मैनेजमेंट को हर वीकनेस कम्युनिकेट कर देंगे, चाहे ज़बानी कलामी कर दें चाहे रिटर्न फॉर्म में कर दें, लेकिन दोष ऑफ गवर्नेंस को सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बतानी है, इनसिग्निफिकेंट नहीं। मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट दोनों बता देते। डायरेक्टर्स हाई लेवल के लोग हैं ना, इनको सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बतानी है। और कैसे बतानी है? इन राइटिंग। इनको ज़बानी कलामी भी बता सकते थे डायरेक्टर्स को इन राइट। और बताइए जरा, वो इन राइटिंग जो हम डेफिशिएंसीज प्रोवाइड करेंगे उसको रिटर्न फॉर्म में जो पेज है उसको क्या कहते हैं हम? शाबाश, मैनेजमेंट लेटर। उसमें कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। कौन कौन सी? वीकनेस, उसका इफेक्ट, इम्प्लीकेशन, रिकमेंडेशन। इसका मतलब ये हुआ ऑडिट रिपोर्ट आपको बनानी आए ना आए, मैनेजमेंट लेटर बनाना आ गया। कैसे? नहीं, अभी नहीं सिखाया, पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं हम। केस स्टडीज जब करते हैं इंटरनल कंट्रोल की, उसमें क्या क्या पूछता है? नोट किया, यही 3 चीजें नहीं पूछता? वीकनेस, इफेक्ट, रिकमेंडेशन, यही 3 चीजें तो पूछता है।
तो इसका मतलब हाँ, आज आपको पता चल गया कि मैनेजमेंट लेटर जो है वो कैसे बनता है। पहले वीकनेस लिखते हैं, फिर इम्प्लीकेशन या इफेक्ट, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन। हाँ, प्रैक्टिस में जब जाएंगे इतना को फर्क होगा सिर्फ क्या, कि यहां पे हम टेबल फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में वीकनेसेस बताते हैं। 3 कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम वीकनेस, दूसरा कॉलम इम्प्लीकेशन, तीसरा रिकमेंडेशन। आगे पीछे बनाते हैं ये तीनों चीजें। प्रैक्टिस में समटाइम्स ये इसी तरह इसी फॉर्मेट में बन रहा होगा, समटाइम एक डिफरेंट एक और फॉर्मेट भी यूज होता है, ऊपर नीचे। वीकनेस ऊपर कर दी, उसके नीचे अगली लाइन इम्प्लीकेशन, फिर उसके बाद अगली रिकमेंडेशन, फिर लाइन लगा के वीकनेस, इम्प्लीकेशन, रिकमेंडेशन। फर्क कुछ नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। हमारे लिए एज स्टूडेंट कौन सी प्रेजेंटेशन बेहतर है वाला, वो आगे पीछे जो हम बनाते हैं टेबल फॉर्म में, आपने उसी को फॉलो करना है। लेकिन आगे ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर मैं कह रहा हूं ये। जी, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए? क्या क्या सीखा आज हमने? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एयर कितने टाइप हैं, कौन कौन सी? आईसीक्यू और आईसीईक्यू, दोनों में फर्क क्या है? आईसीक्यू में कंट्रोल्स बताते हैं और पूछते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्लाइंट किस में आंसर करता है, यस नो में। आईसीईक्यू क्या है? जिसमें हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताते हैं, क्लाइंट कंट्रोल बताएगा। ठीक है, अगर रिस्क हो क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल, तो कौन से वाला मेथड यूज करेंगे? आईसीईक्यू। आईसीईक्यू के एडवांटेजेस क्या हैं? शॉर्टर डॉक्यूमेंट होती है, इजी टू प्रिपेयर है ऑडिटर के लिए। और डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस प्रिसाइज है, क्लाइंट आगे लंबी चौड़ी कहानी अपनी सिस्टम की बता रहा होगा, चाहे यस नो थोड़ी करना है उसने। और फिर ऑडिटर को नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होगी उस क्लाइंट के बताए हुए सिस्टम को वैल्यूएट करने के लिए, उसमें से वीकनेसेस को ढूंढने के लिए। जैसे हमें आईकैप की केस स्टडी में जो वीकनेसेस ढूंढनी हो तो एफर्ट करनी है। एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा सर ये आईसीक्यू तो ऐसा हो गया जैसा एसीसीए का क्वेश्चन, और यस नो होता है सिस्टम में, जहां नो आता है वीकनेस ढूंढ लेते हैं, और ये आईसीईक्यू ऐसा हो गया जैसे आईकैप का क्वेश्चन, उसने हिडन सिस्टम बताते हुए हिडन वीकनेस ही रखी होती है, हमें वो ढूंढना पड़ती है। मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन, अच्छी बात कही उसने, अभी इसी अटेम्प्ट में उसने कहा है, और वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। जी, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? क्या पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर इस साल यूज कर सकते हैं? एज इट इज कर लें। क्या स्टेप? पहला, पिछले साल की फाइल से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर निकालें, फिर क्या करें? क्लाइंट से इंक्वायर करें, भाई कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? क्लाइंट कहेगा जी सर हुआ है, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट लाओ, उधर सिस्टम चेंज हुआ, डॉक्यूमेंट बनी होगी, डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे, तसल्ली होगी हमारी। नहीं, वॉक थ्रू टेस्ट करना है, थोड़ा सा कष्ट उठाना है, इससे अंडरस्टैंडिंग कंफर्म हो जाएगी हमारी, जो इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन से, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन से मिली होगी। फिर इसके बाद वॉक थ्रू टेस्ट के बाद आप अपना इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को अपडेट करें। मे भी पिछले साल के कुछ नो थे वो इस साल यस हो जाए, ये भी हो सकता है पिछले साल के यस इस साल के नो हो जाए। पूरा सिस्टम हम देख रहे हैं ना, हो सकता है नो यस हो जाए तो यस नो भी तो हो सकते हैं। पूरा सिस्टम पढ़े, देखें, अपडेट करें इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन को, रिस्क रिवाइज कर लें। लास्ट कंसेप्ट, अगर कोई वीकनेस नजर आए क्या करना है? रिस्क, और अगर वो अनएक्सेप्टेबली हाई हो, डेफिशिएंसीज, कंट्रोल्स पे रिलाई ही नहीं करना। ये अनएक्सेप्टेबली हाई वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लें, इसे मैंने सैम्पलिंग वाले चैप्टर में यूज करना है। अनएक्सेप्टेबली हाई को, जहां पे मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस हैं तो सैंपल साइज बढ़ा दें, लेकिन अगर वीकनेसेस बहुत ज्यादा हैं तो सैंपल साइज 0 कर दें। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, अगर वीकनेसेस बहुत ज्यादा है तो सैंपल साइज तो मजीद बढ़ाना चाहिए। मैं कहा नहीं भाई, जब अनएक्सेप्टेबली हाई होती है कंट्रोल्स पे रिलाई ही नहीं करना। ठीक है, कंट्रोल्स पे रिलाई ही नहीं करना। इसमें सैंपल साइज ज्यादा हो जाएगा, इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सैंपल साइज 0 हो जाए। हाँ, टेस्ट ऑफ डिटेल का सैंपल साइज बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। कम्युनिकेट किसको करना है वीकनेसेस को? बस मैनेजमेंट को, दो शाबे गवर्नेंस को भी। कम्युनिकेशन में फर्क है कोई? बिल्कुल, मैनेजमेंट को सारी वीकनेसेस बताओ, दो शाबे गवर्नेंस को सिग्निफिकेंट बताओ। मैनेजमेंट को ओरल बता दो या रिटन बता दो, और दो शाबे गवर्नेंस को उसे क्या कहते हैं उस सफे को? क्या चीजें होती है उसमें? वीकनेस, इम्प्लीकेशन,
क्या आपको मैनेजमेंट लेटर बनाना आता है? ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी आती है? चलें कोई बात नहीं, उसको छोड़ें, ऑडिट रिपोर्ट कोई मसले वाली बात। मुझे ये बता दें, ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन आता है वो तो ड्राफ्ट करना आता है ना? वो भी नहीं आता? चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अभी सीख लेंगे, अभी सीखें, अभी तो महीना है, सीख लेंगे ओपिनियन ड्राफ्ट करेंगे जी। रीडिंग टाइम चाहते हैं या के टेस्ट? नहीं, ना आगे ना छोटे, टेस्ट डिस्कस करना जी मेरे भाई। हाँ, वॉक थ्रू टेस्ट आप पहले भी परफॉर्म कर सकते हैं। वॉक थ्रू टेस्ट आप कभी स्टार्ट ऑफ द ऑडिट भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्लाइंट से क्लाइंट का सिस्टम कंफर्म करना इन प्लेस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेक्चर आपने जो चैप्टर 11 में चीजें पढ़नी थी वो तो खत्म। अब टेस्ट अपने सामने रखिए, ये टेस्ट है हमारा 10 जो कल हुआ है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ये टेस्ट ना हो? सबके पास टेस्ट है भैया, अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये। हाँ, ये इनको दे, ये जी डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा पहले तो ये बताइए कितने स्टूडेंट ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है? शाबाश, चले। और कितने स्टूडेंट ने नहीं किया? चले, क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी लग रही है, पहले रिक्वायरमेंट ना पढ़ लें। कह रहे लिस्ट द इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इन द अबव सिचुएशन एंड राइट रिकमेंडेशन टू इंप्रूव दोज वीकनेसेस। वीकनेस बतानी है, रिकमेंडेशन बतानी, इम्प्लीकेशन बतानी नहीं, वैल्यूएट कर। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों वीकनेस है। ज़बानी कलामी तो हम डिस्कस कर लें क्यों वीकनेस। कह रहा है परचेज डिपार्टमेंट ऑफ बाटा पाकिस्तान लिमिटेड रिसीव्स रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर मैनेजर एज वेल एज वेरियस डिपार्टमेंट्स। बताइए कोई इशू है इसमें? क्या इशू है भाई? सिर्फ स्टोर मैनेजर से उसे रिक्विजिशन रिसीव करनी चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट स्टोर वाले से मांगे चीजें। स्टोर वाला आगे परचेज रिक्विजिशन, आपको बताया था एक होता है मटेरियल रिक्विजिशन, एक है परचेज रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन क्या है भला? जो यूजर डिपार्टमेंट्स जिन्होंने मटेरियल यूज करना है वो वेयर हाउस इन्वेंट्री वाले को इशू करते हैं, और परचेज रिक्विजिशन जो इन्वेंट्री वाला परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को इशू करता है। भाई अगर हर डिपार्टमेंट डायरेक्टली परचेज ऑर्डर वाले को रिक्विजिशन इशू करते हैं, क्या मसला है? वही मसला यह है कि इन्वेंट्री वेयर हाउस वाले के पास पड़ी होगी, इसके बावजूद परचेज हो रही होगी। तो सिस्टमैटिकली चलना चाहिए। यूजर डिपार्टमेंट इन्वेंट्री वाले को सामान मांगे, इन्वेंट्री वाला अगर खत्म होगी इन्वेंट्री फिर परचेज वाले के पास आए। ये वीकनेस क्लियर हो गई पहली। नेक्स्ट, टू स्पीड अप परचेजिंग प्रोसेस दीज रिक्विजिशन डू नॉट रिक्वायर ऑथोराइजेशन। कहता है ताकि जल्दी जल्दी परचेज हो जाए, ऑथोराइजेशन की जरूरत ही नहीं है, जिसका जो दिल करे मंगवा दे। वीकनेस है, ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, वरना अननेसेसरी चीजें भी परचेज हो जाएंगी। ठीक है, वरना अननेसेसरी चीजें भी परचेज हो जाएंगी। दो वीकनेस होगी। तीसरा, एज सून एज परचेज रिक्विजिशंस आर रिसीव्ड परचेज डिपार्टमेंट इश्यूज अननंबर्ड परचेज ऑर्डर टू एनी सप्लायर इट थिंक्स एप्रोप्रिएट। ना कोटेशंस कॉल की, शाबाश, 3 मसले हैं, ना कोटेशंस कॉल की, ना प्री नंबरिंग हुई, और अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर भी नहीं है। एक लाइन में 3 है, ये हुआ कंट्रोल अब आपका स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 3 कर दिए। ना उसने कोटेशंस कॉल की, ना अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर, ना ही प्री नंबर परचेज ऑर्डर। फॉर कन्वीनियंस, वैसे तो काफी 5 हो गई है मेरा ख्याल है, नहीं 5 हो गई है। एक वेरियस डिपार्टमेंट वाली भी थी, एक डू नॉट रिक्वायर ऑथोराइजेशन वाली भी थी। आगे चलते हैं। फॉर कन्वीनियंस द परचेज ऑर्डर इज एक्सेसिबल टू ऑल परचेजिंग डिपार्टमेंट स्टाफ। ये परचेज ऑर्डर है जो ब्लैंक परचेज ऑर्डर है, फुलफिल नहीं हुआ, अभी फिल नहीं हुआ, खाली परचेज। जैसे खाली चेकबुक, अगर आपसे कहे खाली चेकबुक एक्सेसिबल है सबके लिए, तो आप कहेंगे ये गुड कंट्रोल है, वीक कंट्रोल है? भाई इसमें क्या वीकनेस है जो मैंने कहा?
नहीं, उनको तो बताने दें क्या वीकनेस है मेरे भाई। कोई भी फिल करके इशू कर सकता है। तो जिस तरह चेक बुक अगर ब्लैंक सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी फेक सिग्नेचर करके इशू कर सकता है सप्लायर को। उसी तरह परचेज ऑर्डर अगर ब्लैंक सबके लिए पड़ा हुआ है, ब्लैंक, तो कोई भी पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको फिल करके सप्लायर को इशू कर सकता है। ठीक है, इसको सेफ कस्टडी में होना चाहिए। हमारा एक जनरल रूल होता है कि जितनी भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी की ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी की सारी सेफ कस्टडी में होनी चाहिए। अब देखिए सप्लायर को आप इशू कर देते, मेरा एक दोस्त है उसका सामान ही नहीं बिक रहा, मैं तो कह रहा हूँ ठहर जाओ भाई, हमारी कंपनी में परचेज ऑर्डर ओपन पड़े होते हैं, मैं एक परचेज ऑर्डर लेके तुम्हें इशू करूंगा, तुम अपना सारा जो घटिया डैमेज माल है वो सप्लाई कर देना इनको और कहना आपने खुद ही तो ऑर्डर किया था। अब चूंकि परचेज ऑर्डर बन चुका है, कंपनी इसको रिफ्यूज कर सकती है क्या? उन्हें सामान खरीदना पड़ेगा। इसीलिए जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हों उन्हें सेफ कस्टडी में होना चाहिए। जैसे चेकबुक को सेफ कस्टडी में होना चाहिए, उसी तरह ब्लैंक परचेज ऑर्डर को भी सेफ कस्टडी में होना चाहिए। जी, अगर ऑथराइजेशन हो रही हो तो फिर भी ये वीकनेस होगा। अब देखिए चेकबुक है, उसके ऊपर साइन तो ऑथराइज ही होते हैं ना, ये तो 100% कंफर्म है, वो बैंक वाले मैच करते हैं। अब मुझे फर्ज कीजिए उससे सीएफओ के साइन नहीं करने नहीं भी आते, लेकिन फिर भी चेकबुक ओपन पड़ी है, मैं चेकबुक लूंगा उसके ऊपर मिलते जुलते साइन कर दूंगा, बैंक वाला पकड़ लेगा। लेकिन अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को देता हूं, वो थर्ड पार्टी बैंक में जमा करवा देती है, बैंक वाला डिसऑनर कर देगा, वो थर्ड पार्टी जाके केस कर देगी सीएफओ के खिलाफ, सर देखे जानबूझ के इसने गलत साइन किए थे हमारी पेमेंट जो है वो ब्लॉक करने के लिए। और जो चेक का डिसऑनर होना होता है, ये याद रखें, अब इसके ऊपर 3 साल की कैद भी है चेक के डिसऑनर होने पे। तो बताइए अब सीएफओ तो चला गया ना जेल, ठीक है, पेमेंट नहीं हुई क्योंकि साइन चेक तो जेन्युइन था ना, धोखाधड़ी का केस तो हो गया। इसीलिए हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है याद रखें सेफ कस्टडी में होने चाहिए। ऑथराइजेशन होना अलहदा कंट्रोल है, वो भी होना चाहिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का सेफ कस्टडी में होना अलहदा कंट्रोल है, ये भी होना चाहिए। नहीं पता चल रहा, ये परचेज ऑर्डर से पहले क्या लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, फॉर, इसके आगे लिख ले ब्लैंक। ना भी पता चल रहा हो, 5 वीकनेसेस पूरी हो गई ना, इसीलिए पहले पूरी करा दी थी मैंने आपको, ठीक है। इसके साथ ब्लैंक का लफ्ज लिखा होता ज्यादा क्लियर हो जाता, लेकिन इससे भी परचेज ऑर्डर इज एक्सेसिबल टू ऑल परचेज, इससे क्या मुराद है? जो फिल कर लिया वो नहीं, इसीलिए क्लैरिटी के लिए ब्लैंक कर दिया। वैसे इसमें भी पता चल रहा होता है कि वो ब्लैंक परचेज ऑर्डर की बात कर रहा है। बहरहाल ब्लैंक लिखा होता तो ज्यादा बेहतर था, सही कह रहे। क्वेश्चन मान क्लियर? जी, परचेज ऑर्डर की कॉपी आगे सेंड नहीं कर रहे, किसको? नहीं, वो सिस्टम को आगे लेके नहीं गया ना, वो सिस्टम को आगे जब लेके नहीं गया तो फिर उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ सिस्टम उसने डिस्क्राइब किया उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए कर सकते थे, वरना तो फिर हम इनवाइसिंग के, बिलिंग के, काउंटिंग का भी डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, जितना सिस्टम उसने बताया, डिस्कस किया, जो एरर्स हैं या ओमिशन है, जितना सिस्टम बताया उसी में हमने आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन 2, रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शंस। कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और कह रहा है बताओ इसमें क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 2, फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द ईयर एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट ए मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्शन इज टू कंटिन्यू ऑन द डे ऑफ द ईयर एंड काउंट। प्रोडक्शन इज टू कंटिन्यू ऑन द डे ऑफ ईयर काउंट। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी डे ऑफ ईयर एंड काउंट। बताइए ये वीकनेस है, ऐसे से ये 1 2 3 करके उसमें देना चाहिए था, लेकिन उसने लहदा से बता दिया हमें, क्या जिस दिन स्टॉक काउंट हो रहा हो उस दिन मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी वीकनेस हो गई। नेक्स्ट,
काउंटिंग इज टू बी कैरिड आउट बाय स्टाफ फ्रॉम वेयर हाउस एंड द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ है, वेयर हाउस वीकनेस है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ क्यों है? इंडिपेंडेंट। वेयर हाउस वीकनेस क्यों है? सेम। जो चोरी कर रहा है उसे ही कहेंगे भाई काउंटिंग करके दो, वो तो कहेगा पूरा है। Counters are to report at 8 AM on 30th June to the warehouse manager। जी वो कह रहा है कि जी 30 जून को 8 बजे सुबह पहुंच जाए। 30 जून को 8 बजे पहुंच जाए, इसको हम कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं कह सकते। हाँ, रिपोर्ट करना है वेयरहाउस मैनेजर को, ये वीकनेस है। कैसे वीकनेस है? क्योंकि स्टॉक काउंट अंडर सुपरविजन ऑफ वेयरहाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चूंकि पहले हम वेयरहाउस वाले में डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो इस वाली लाइन में पॉइंट नंबर 1 में एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है। वीकनेस क्या है? कि वेयरहाउस टीम और वेयरहाउस मैनेजर की निगरानी में स्टॉक काउंट हो रहा है। स्ट्रेंथ क्या है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। सेकंड, द वेयरहाउस मैनेजर विल इशू सीक्वेंशियली नंबर्ड इन्वेंट्री शीट्स। ये क्या है? स्ट्रेंथ। सीक्वेंशियली नंबर्ड इन्वेंट्री शीट स्ट्रेंथ है। प्री नंबर नहीं, सीक्वेंशियली नंबर्ड वही बात होगी। नंबर्ड नहीं, दो चीज। सीक्वेंस में होना अलग कंसेप्ट है, प्री नंबरिंग होना अलग कंसेप्ट है। मैं इस बात में मानता हूं प्री नंबरिंग होनी चाहिए। अगर हमें किसी क्वेश्चन में वो ये कहता है ना कि डॉक्यूमेंट्स मैनुअली प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके ऊपर मैनुअली नंबरिंग की जा रही है, वो वीकनेस होगी। आपको याद होगा कि हमने स्टॉक काउंट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें टीम को जो स्टॉक इन्वेंटरी शीट पे नहीं मिलता था वो अलहदा ब्लैंक शीट पे लिख लेती थी और उसको नंबरिंग करती थी खुद। हमने कहा था ये वीकनेस है। तो ये वीकनेस है अगर प्री नंबरिंग नहीं हो रही पहले से। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि प्री नंबरिंग पहले से हुई हुई है कि वो कर रहे हैं? हुई हुई है, नंबरिंग ऑलरेडी हुई हुई है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैनुअली खुद से कर रहे हैं। नंबर्ड शीट्स का मतलब नंबरिंग पहले हुई हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। फिर विच विल इंक्लूड, यानी शीट्स पे क्या होगा? इन्वेंट्री शीट विल इंक्लूड प्री प्रिंटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंट्री लाइंस एंड द क्वांटिटीज सप्लाइड बाय द इन्वेंट्री कंट्रोलर। क्वांटिटी मेंशन होना ये वीकनेस है। नेक्स्ट, थर्ड, द काउंट एरिया इज टू बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस and each will be allocated a section by the warehouse manager। अच्छा, कितने स्टूडेंट का ख्याल है वीकनेस है? कितनों के ख्याल में स्ट्रेंथ है? मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ है। इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, इन्वेंट्री टीम को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि किस टीम ने कौन सा एरिया चेक करना है। लेकिन वेयर हाउस मैनेजर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितनी दफा भैया उसको रगड़ेंगे? अब एक दफा डिस्कस तो कर लिया उसको कि वो वेयर हाउस मैनेजर की निगरानी में सारा काम हो रहा है, तो अब क्या जितनी दफा वेयर हाउस मैनेजर आ जाए उतनी दफा वीकनेस आइडेंटिफाई कर लें? वो एक हाँ, लेकिन हमने उसको मेंशन कर दिया ना एक दफा ऊपर। ठीक है, तो बार बार उसी चीज को घुमा के डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो हम अब इसमें ये मेंशन, हालांकि वीकनेस है कि वेयर हाउस मैनेजर को नहीं इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ये, लेकिन चूंकि अब वो पहले पॉइंट में उसने कह दिया कि सुपरवाइजर ही कर रहा है, वेयर हाउस मैनेजर कर रहा है, तो बार बार अब हम इस वीकनेस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। क्या? कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है टीम को, और टीम को इंस्ट्रक्शंस देना है, ये गुड कंट्रोल की निशानी है, स्ट्रांग है। फिर कह रहे हैं आइटम्स आर टू बी मार्क्ड वंस काउंटेड, स्ट्रेंथ, करेक्ट। 4, ये मार्किंग क्यों जरूरी होती है? डुप्लीकेट काउंटिंग या ओमिशन ना हो जाए। सही। 4th, द प्रोडक्शन मैनेजर विल एस्टिमेट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑन द डे and ensure that they are taken out of the warehouse and moved to the production department। वो कह रहे हैं, प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं भैया हमने तो अपना काम जारी हो सारी रखेंगे और हमें जो मटेरियल चाहिए अंदाजन आप हमें भेज दीजिए। तो ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेंट्री ड्यूरिंग स्टॉक काउंट इन्वेंट्री की मूवमेंट स्टॉप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कुछ।
तो ये भी वीकनेस है। इसे चाहे ऊपर वाले के साथ मिला दें या इग्नोर कर दें, क्योंकि एक दफा डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ, गुड्स टू बी डिस्पैच ऑन द डे आर टू बी टेकन आउट ऑफ द वेयर हाउस बिफोर काउंटिंग कमेंस एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली। उस दिन जो आपने चीजें डिस्पैच करनी थी अलहदा कर लें और उनकी लेबलिंग कर दी कि इन चीजों को हमने डिस्पैच करना। एनी आइटम्स नॉट डिस्पैच्ड एट द डे ऑफ एंड ऑफ द डे विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। द नंबर ऑफ द लास्ट डिस्पैच नोट विल बी रिकॉर्डेड बाय द वेयर हाउस मैनेजर। अब देखिए वो डिस्पैच कर रहा है लेकिन इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। क्यों? पहले हम बता चुके हैं कि इन्वेंट्री इन आउट मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी स्टॉप। ये भी वही बात है ना, एक इन्वेंट्री प्रोडक्शन वाला लेके जा रहा है, एक कह रहे हैं हमने बाहर के लोगों को डिस्पैच करनी है तो दोनों मूवमेंट इन्वेंट्री की एक ही बात है ना। इन्वेंट्री की मूवमेंट हो रही है ड्यूरिंग स्टॉक काउंट, नहीं होनी चाहिए। इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ लास्ट डिस्पैच नोट विल बी रिकॉर्डेड बाय वेयर हाउस मैनेजर। ये लास्ट डिस्पैच नोट का नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। ये हमारे किस काम आता है ऑडिटर के? कट ऑफ के। कट ऑफ परचेज पे, सेल्स। डिस्पैच नोट है तो सेल्स पे कट ऑफ होगा। 5 क्लियर। 6, एनी इमरजेंसी रिक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल आर टू बी रिपोर्टेड टू द वेयर हाउस मैनेजर। अगर कोई इमरजेंसी में मटेरियल चाहिए, बहुत जरूरी है, वो वेयर हाउस मैनेजर को बता दिया जाएगा। ये सिस्टम लग रहा है इसमें मुझे, ना कोई स्ट्रेंथ लग रहा है ना वीकनेस। तो अप्रूवल करके ही आ रहा होगा। अगर इमरजेंसी, उनका क्वेश्चन ये है कि क्या इमरजेंसी रिक्विजिशन की अप्रूवल की जरूरत है, तो जो बंदा इमरजेंसी रिक्विजिशन भेज रहा होगा अप्रूवल कर रहा। इसमें मुझे नहीं कोई वीकनेस नजर आ रही। 7, डैमेज इन्वेंट्री इज टू बी नोटेड एज सच ऑन द इन्वेंट्री शीट। इसी तरह का हमने पॉइंट पहले की इन्वेंट्री का क्या पहले क्वेश्चन में था शायद, वो पढ़ा था कि वो हाईलाइट कर देते उसके ऊपर ही इन्वेंट्री। और हमने क्या पढ़ा था? ये वीकनेस थी कि स्ट्रेंथ था? वीकनेस थी। क्या करना चाहिए उसे? अदर शीट्स के ऊपर उसे मेंशन करना चाहिए इसको अलहदा से, क्योंकि जो हमारी इन्वेंट्री शीट्स होती हैं वो फिजिकली बैलेंस के लिए होती है कंफर्म। अगर वैल्यूएशन का इशू है वो अलहदा शीट्स पे रिकॉर्ड होना चाहिए। डैमेज आइटम है या थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री समटाइम्स क्लाइंट के प्रेमिसेस में होती है, वो भी अलहदा से रिकॉर्ड होनी चाहिए। 8, एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन फिजिकल एंड बुक इन्वेंट्री विल बी रेफर टू द वेयर हाउस मैनेजर। अगर डिफरेंस है कोई फिजिकल बैलेंस में, बुक बैलेंस में, किसको बताया जाएगा? जिसका डर है कि वही तो चोरी कर रहा होगा। इंडिपेंडेंट पर्सन को ये डिस्क्रिपेंसीज रेफर करनी चाहिए। 9, ऑल इन्वेंट्री शीट्स आर टू बी साइंड बाय द काउंटर एंड रिटर्न टू द वेयर हाउस मैनेजर एट द एंड ऑफ द काउंट। स्ट्रेंथ साइनिंग हो रही है हर एक के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए। Warehouse manager will check the numerical sequence of inventory sheets. मुझे स्ट्रेंथ लग रही है, न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक हो रहा है। कर इन्वेंट्री में वेयर हाउस मैनेजर आया है, लेकिन वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, बार बार आ रहा है तो बार बार उस इश्यू को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ आपको? जी इसमें हाँ, ये अहम क्वेश्चन, क्या इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ या वीकनेस लिखनी है या उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों स्ट्रेंथ या वीकनेस है? जैसे सिर्फ इतना लिख दे हम वीकनेसेस में कि इन्वेंट्री बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन इन्वेंट्री शीट, या ये भी लिख दे कि किस वजह से ये वीकनेस है? तो इसका आंसर ये है कि चूंकि इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ज्यादा हैं और मार्क्स कम हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। टाइम हो लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें जितनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है कोई 12 के करीब होगी इन टोटल। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों मिला के 12, और मार्किंग स्कीम में प्रोबेबली हाफ मार्क फॉर ईच वीकनेस या स्ट्रेंथ होगा। क्वेश्चन 3,
Vital Fresh Limited is a large consumer goods company engaged in producing milk and juices. रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले. आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 डेफिशिएंसीज हैं, इफेक्ट बताना है, रिकमेंडेशन देनी है. डेफिशिएंसी बतानी है, इफेक्ट, रिकमेंडेशन, मैनेजमेंट लेटर. बिल्कुल. Vital Fresh Limited is a large consumer goods company engaged in producing milk and juices. The company purchases raw material from wide range of suppliers across Pakistan. Board of Directors is concerned about the existence of effective controls in purchase and payment process of the company. The details of existing purchase and payment process are as follows. डिटेल हमें दे रहा है, कह रहा है इसमें से वीकनेसेस बता दीजिए. पहला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेंड्स ए रिक्विजिशन फॉर्म टू ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट फॉर रिक्वायर्ड मटेरियल. क्या इशू है भाई? वेयर हाउस किधर गया? इसे तो वेयर हाउस के जरिए से आना चाहिए. इसमें ऑथराइजेशन वाला इशू नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेंड. अगर वो कहता है ना वो कोई क्लर्क कर रहा है उधर का, फिर हम कहते हैं भाई ऑथराइजेशन क्लर्क जो ऑथराइज नहीं होते ऑर्डर वगैरह को साइन करने के लिए, रिक्विजिशन के लिए, फिर ऑथराइजेशन का पॉइंट आता. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लफ्ज यूज कर रहा है, इसका मतलब है रेलिवेंट पर्सन ही सेंड कर रहा होगा, ऑथराइज पर्सन. असल इशू क्या है? यूजर डिपार्टमेंट जिसने मटेरियल को यूज करना है डायरेक्ट परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को ऑर्डर ना दे. यूजर डिपार्टमेंट इन्वेंट्री मांगे इन्वेंट्री वाले से, इन्वेंट्री वाला परचेज ऑर्डर वालों से कहे. वरना क्या होगा कि इन्वेंट्री पड़ी होगी और यूजर डिपार्टमेंट मंगवा रहा होगा परचेज वाले की तरफ. एक होगी डेफिशिएंसी. नेक्स्ट, एन ऑर्डर क्लर्क रेजेस ए परचेज ऑर्डर एंड सेलेक्ट्स ए सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट डिलीवरी. इसमें दो इश्यूज हैं. कोटेशंस नहीं कॉल कर रहा, ठीक है, और लिस्ट ऑफ सप्लायर भी मेंटेन नहीं हो रही. और दूसरा, क्लर्क इशू कर रहा है परचेज ऑर्डर. तीन, बिल्कुल तीन है. अच्छा, आगे चल के शायद किसी एक के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दे. अगर वो एक्सप्लेनेशन देता है उस लिहाज से हम वीकनेस को मॉडिफाई कर लेंगे, वरना तीन वीकनेस हमारे पास हैं. आगे चल के अगर कहीं कह देता है कि जी जो परचेज ऑर्डर इशू किए जाते हैं एक हायर अथॉरिटी उनको अप्रूव करती है, फिर हम ये क्लर्क वाली डेफिशिएंसी निकाल देंगे. ठीक है, अगर, क्योंकि आपको पता है बाज़ औक़ात वो आगे चल के भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कुछ कंट्रोल्स की. नेक्स्ट, ऑर्डर क्लर्क सेंड्स आउट द परचेज ऑर्डर विच इज नॉट सीक्वेंशली प्री नंबर्ड. नॉट सीक्वेंशली नंबर्ड, नंबर नहीं है, वीकनेस हो गई. टोटल कितनी वीकनेस हो? 5 हो गई. नहीं, सवाल खत्म नहीं भैया, आगे भी यार ऐसे ना करें यार. हाँ, अभी टाइम पड़ा हुआ, अभी 15 मिनट पड़े हुए हैं पेपर टाइम खत्म होने में. कह रहा ओनली ऑर्डर्स अबव रुपीज, देखा, कह रहा है ऑर्डर्स अबव रुपीज 10,000 आर ऑथोराइज्ड बाय द परचेज मैनेजर. वो सेकंड में जो हमने ऑर्डर क्लर्क वाली बात की थी, यहाँ पे आके मॉडिफाई हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन आप नहीं कर सकेंगे, आप तो घर चले गए हैं पेपर दे के, है ना. अब हमने ये नहीं लिखना कि ऑर्डर क्लर्क जो है वो परचेज ऑथोराइज कर रहा है, बल्कि अब हमारी डेफिनेंसी क्या होगी कि ऑर्डर्स बिलो 10,000 आर नॉट ऑथोराइज्ड बाय परचेज मैनेजर. अब हमारी भाई किसी कंट्रोल के बारे में हो सकता है ना पहले आधी इंफॉर्मेशन दे, आधी इंफॉर्मेशन बाद में दे दे. प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में भी ऐसे हुआ है. नेक्स्ट, परचेज इनवॉइसेस आर इनपुट डेली बाय एन एक्सपीरियंस परचेज ऑफिसर. बताइए यहां पे कोई इशू है? परचेज इनवॉइसेस आर इनपुट डेली बाय एन एक्सपीरियंस परचेज ऑफिसर. एक्सपीरियंस परचेज ऑफिसर है, डेली इनपुट हो रहा है, दोनों काम सही होने चाहिए, हो रहे, वीकनेस नहीं है. He does not apply any application control over the input process. वो इनपुट प्रोसेस पे कोई एप्लीकेशन कंट्रोल अप्लाई नहीं कर रहा. छोड़े क्यों ऐसे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन इसने सेकंड हाफ पूछ लिया फिर हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आपने कर लिया ठीक है, लेकिन मुझे तो डिस्कस करना है ना. एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? हाँ, आईटी एप्लीकेशन में है कैड. अब सुन लें जो कंट्रोल्स हैं आईटी के कंट्रोल्स, ये पेज के ऊपर टॉप पे एक छोटा सा बनाइए आईटी कंट्रोल्स का डब्बा. आईटी कंट्रोल,
उसके नीचे से दो एरो निकालने हैं, एक लेफ्ट पे जाएगा एक राइट पे जाएगा। भाई ऐसे ना, ये मैं रफ सा लिख रहा हूं। यहां लिखें आईटी कंट्रोल्स, उसके बाद नीचे दो, एक लेफ्ट, यहां पे लिखें जनरल कंट्रोल, जी से जनरल कंट्रोल, और यहां पे लिखें एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के नीचे 1 2 3 4 लाइन, 4 कंट्रोल। ये होगा इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल और मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा कंट्रोल। मास्टर फाइल राइज कहां से आ गया इसमें? भाई मेरा तो नहीं आया राइट। आईटी कंट्रोल, जनरल और एप्लीकेशन। आईटी कंट्रोल्स की 3 टाइप्स कौन सी हैं? दो। जनरल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ ब्रैकेट में लिख लें 4, यहां पे 4, आपको पता चल जाए ये 4 कंट्रोल है। कौन से? कंट्रोल ओवर इनपुट, कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग, कंट्रोल्स ओवर आउटपुट, कंट्रोल्स ओवर मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। जनरल कंट्रोल के साथ लिख लें 6। ये 6 नहीं लिखवा रहा कुछ आपको कि क्या है, लेकिन ये बताओ 6 कंट्रोल्स हैं इसके भी कोई? जनरल कंट्रोल 6, एप्लीकेशन कंट्रोल। भाई कोई भी ऐप चलती है, एप्लीकेशन मतलब ऐप, आपके मोबाइल में भी बहुत सी एप्लीकेशन है, ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है जैसे, नहीं है विंडो बेस्ड मोबाइल आपका। अच्छा, ऐप चलती है, दुनिया की हर एप्लीकेशन, हर सिस्टम जो चलता है उसमें कुछ ना कुछ इनपुट होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग, कुछ ना कुछ आउटपुट, और कुछ ना कुछ बैक एंड पे मास्टर डाटा होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये कंट्रोल कहते हैं इनपुट के कंट्रोल नहीं है। अब इनपुट पे क्या कंट्रोल्स होते हैं कि इनपुट जो है वो ऑथोराइज्ड पर्सन कर रहा हो। इनपुट ऑथोराइज, आपके मोबाइल को कैसे पता चलता है कि जो मैसेज बंदा कर रहा है वो ऑथोराइज्ड है? हाँ, फिंगर पासवर्ड लगाया कि नहीं लगाया? तो ये इनपुट कंट्रोल जो होता है, पासवर्ड नहीं लगाया, 2 मिनट के लिए मोबाइल मुझे तो दो अपना, क्लास के बाद। अच्छा मैं सीरियस हूं। तो इनपुट कंट्रोल्स का मतलब क्या है? ये देखना कि क्या सिस्टम में एंट्री करने वाला बंदा ऑथोराइज्ड है कि नहीं। आउटपुट कंट्रोल का मतलब क्या है? ये देखना कि सिस्टम से जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है उनको पढ़ने वाला बंदा ऑथोराइज्ड है कि नहीं। है इनपुट समझ आया? तो यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है इनपुट कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स ओवर इनपुट नहीं है। तो कौन सा कंट्रोल नहीं है वाला? पासवर्ड वाला। इसका मतलब यह है परचेज मैनेजर जो एंट्री कर रहा है परचेज इनवॉइसेस की, उसमें उसने उस सिस्टम पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, ये कहना चाह रहा है। हाँ, एक्सेसिबल टू ऑल है। तो क्या करना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए। कैसे होगी? पासवर्ड लगा के। ये फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा? पासवर्ड लगाना लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा। अभी आईटी में बाकी बातें डिस्कस होंगी, कंसेप्ट से कंसेप्ट निकल रहा है। बहरहाल अभी मैं उस साइड पे नहीं जाना चाह रहे, टाइम कम। एवरी वीक द परचेज डे बुक ऑटोमेटिकली अपडेट्स द परचेज लेजर एंड परचेज ऑफिसर पोस्ट परचेज लेजर टू द जर्नल लेजर मैनुअली। अच्छा, मैनुअली में मसला है, वीकली में मसला है कि दोनों में? वीकली में मसला है। जो हमारा जर्नल लेजर, ये कल भी डिस्कस हुआ था, जो बैलेंस अपडेट होने चाहिए डेली होने चाहिए, वीकली नहीं, वरना कट ऑफ का मसला भी आ सकता है और हमारे पास अपडेटेड बैलेंस भी नहीं होगा क्रेडिटर्स का। मैनुअली सिस्टम, याद रखे, सिस्टम कुछ ऑटोमेटेड होते हैं आईटी बेस्ड, कुछ मैनुअली। हमें इस चीज से गर्ज नहीं होती कि सिस्टम मैनुअल है कि आईटी बेस्ड है, हमें इस चीज से गर्ज होती है सिस्टम जो भी है ट्रांजैक्शन एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं।
हमें एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस से गर्ज होती है, हमें सिस्टम से गर्ज नहीं होती। डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो आपको सिस्टम में रसीद निकाल के दे देता है, आप कहते हैं अच्छा ठीक होगी, देखे बगैर रख लेते हैं। और भाई उसमें भी गलती हो सकती है, देखना होता है कि भाई जितने की इनवाइसेस है उतनी चीजें मौजूद है कि नहीं है। घर जाते हैं शॉपर एक कम नहीं होता, यहाँ एक शॉपर में कुछ चीजें मिसिंग नहीं होती। हमने 10 मंगवाई होती है, उधर 8 होती है कि नहीं होती? कभी नहीं होती। अच्छे वाले कुछ ऐसा पहले ये KFC जो है यहाँ पे बरकत मार्केट वाला, ये अच्छे वाला है ना, इसे ऑर्डर दिया मैंने और घर जाके देखा बिल जो था जो ऑर्डर दिया था बिल सारा उसी के मुताबिक, चीजें अंदर कम थी। भूल गया होगा, खैर गलती हो सकती है, लेकिन भूले से कभी ज्यादा माल तो नहीं रखते, वो हमेशा कम ही रखते हैं। शाबाश। तो एवरी वीक का मसला है, मैनुअली का मसला नहीं है, बताना ये चाह रहा था। फिर द कंपनी परचेजेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट एंड डिलेज द पेमेंट ऑफ सप्लायर एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ कंपनी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मसला है? वो कह रहे हैं, अच्छा सुन लें, पेमेंट डिले कर रहे हैं, अब टेक्निकल लफ्ज बोलने लगा हूं, पेमेंट डिले कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग? पेमेंट डिले होनी चाहिए बिल्कुल। आप जो राइस का फीस देते हैं डिले करते हैं, मैक्सिमम डिले करते हैं कि नहीं जितना पॉसिबल हो, सही करते हैं कि गलत है? अब मुकर हैं, हाँ? अच्छा फोन एडवांस में देते हैं सारे। रिकॉर्डिंग डिले करना गलत है, रिकॉर्डिंग डेली बेस में होनी चाहिए, पेमेंट डिले करना गलत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ होगी, लेकिन वो रिकॉर्ड थोड़ी होती है। हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते। बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में क्या फर्क है? यही कि ऑडिट रिस्क होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं। ये गुडविल चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आती, जो इंटरनली ट्रेडेड गुडविल है, तो ये बिजनेस रिस्क तो है, ऑडिट रिस्क नहीं है। The director of finance authorizes the payment list of supplier for processing the bank payment and then they are directly paid through a bank transfer। बताइए, है वीकनेस? लिस्ट ऑफ वो ऑथोराइज कर रहा है, पेमेंट लिस्ट जिसको पेमेंट करनी है उसको ऑथोराइज कर रहा है, तो सही कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं कर रहा कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें भी वीकनेस है, उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी देखा। ऑथोराइज करना अच्छी बात है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी तो देख भैया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देख रहे? हिडन वीकनेस आ गई ना। सपोर्टिंग उसने ACC का क्वेश्चन होता तो क्या लिखा होता? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिव्यूड। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट जरा देखें। वहां से पता चला कि फाइनेंशियल डायरेक्टर साइन चेक्स मेड आउट टू सप्लायर्स विदाउट साइट ऑफ एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये ACC वाला क्वेश्चन है, और ये ऊपर डायरेक्टर आई क्या वाला यहूदियों का। क्या उधर सारे यूके में यहूदी रहते हैं क्या? कहता यस। द कंपनी सेविंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड क्वार्टरली। मंथली होने चाहिए, बिल्कुल मंथली होने चाहिए, शाबाश। तो ये 3, चले बाकी 2 कल कर लेते हैं, टाइम हो गया। आपको भी काम होंगे, जल्दी जाना होगा आपने, हैं? सारे काम रुके होंगे आपके। चलें ठीक है, सोल्यूशन इंशाल्लाह कल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल आज का लेक्चर खत्म हुआ।